Good evening, dear students. Let us discuss about standards of measurements. पहले डिस्कस करेंगे मानक क्या होते हैं, मापन के मानक, और ये कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, त्रुटियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स, मापन के मानक क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मापन क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो हमने उस टाइम डिस्कस किया था इट इज़ एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट इज एन एक्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड द क्वांटिटी। जो राशि को नाप रहे हैं, जो राशि को मेजर कर रहे हैं, उसकी तुलना की जाती है किसके साथ में, कंपैरिजन होता है किसके साथ में, मानक के साथ। राशि को तुलना की जाती है मानक के साथ में, और उसके बाद तुलना के बाद में उसको देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। आफ्टर कंपैरिजन वी गिव न्यूमेरिकल वैल्यू टू दैट क्वांटिटी। इस तरह से मेजरमेंट कंप्लीट होता है, मेजरमेंट होता है। तो हम बात किए थे स्टैंडर्ड, मानक। तो मानक क्या है, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो वो आज डिफाइन करने वाले हैं। मानक, स्टैंडर्ड क्या है? इट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। What is standard? Standard is the physical representation of unit of measurement. मानक क्या है? मापन की इकाई का भौतिक निरूपण ही मानक कहलाता है। मापन की इकाई, मापन की इकाई का भौतिक निरूपण मानक कहलाता है। मापन की कोई इकाई होगी तो उसका भौतिक निरूपण जो है उसको कहते हैं मानक। तो जैसे कि मापन की कोई इकाई है, मापन कर रहे हैं मान लीजिए वेट का। वेट का मापन करते हैं हम लोग किसमें, किलोग्राम में। तो इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम है इसका इकाई है। तो 1 किलोग्राम वास्तव में कितना होता है, इसका जो भौतिक निरूपण होता है, इसी को हम कहते हैं मानक। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो सभी वेट जो कंपेयर होंगे इसी से कंपेयर होंगे, तुलना किससे करेंगे, इसी से। तो ये स्टैंडर्ड जो हैं क्या हैं, इन्हीं के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं। तो स्टैंडर्ड का जो भौतिक स्टैंडर्ड क्या है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट का भौतिक निरूपण है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, 1 किलोग्राम। तो इसका भौतिक निरूपण ये है। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, ये इतना होता है। भौतिक रूप से 1 किलोग्राम इतना होता है। तो उसका निरूपण जो है उसी को हम मानक कहते हैं। और एक टुकड़ा रखा हुआ है फ्रांस के पेरिस शहर में। फ्रांस, यूरोप में एक देश है फ्रांस, उसमें एक शहर है पेरिस, उसकी राजधानी भी है। वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रयोगशाला है। वहाँ पे रखा गया है एक टुकड़ा, उसका वेट है 1 किलोग्राम, और वहीं से डिराइव किया गया है ये 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्ड है, इतना होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम आयतन नापना चाहते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में नापते हैं हम लोग, उसका यूनिट है लीटर। तो आयतन नापते हैं लीटर में। तो 1 लीटर जो है इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। देखिए 1 लीटर कितना होता है, इतना होता है, या 1000 ml कह सकते हैं। तो ये 1 लीटर का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 लीटर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड। तो हम नापेंगे 10 लीटर अगर, तो किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ, और वो 10 गुना ज़्यादा है तो उसको कहेंगे 10 लीटर। सो इट इज़ द स्टैंडर्ड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, लीटर है, और उसको जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो वही है, उसी को कहते हैं मानक, स्टैंडर्ड। इसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए पावर नापना है। पावर किसमें नापते हैं, वाट। तो 1 वाट जो है उसका कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो फिजिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही है इसका स्टैंडर्ड है, वही इसका मानक है। तो 1 वाट की पावर कितनी होगी वो फिक्स है, वो फिजिकली, और उसी के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए करंट नाप रहे हैं, तो इसका मानक है 1 एम्पियर, इसका यूनिट है, इकाई है।
तो 1 एम्पियर का फिजिकल कितना होता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वही इसका मानक है। 1 एम्पियर कितना होता है एक्चुअल में वैल्यू, 1 एम्पियर की करंट का एक्चुअल में वैल्यू कितना होता है, तो ये फिक्स है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर फिक्स किया गया है, वही इसका मानक है। इसी प्रकार से मान लीजिए वोल्टेज नाप रहे हैं, तो 1 वोल्ट कितना होता है, उसका फिजिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वही इसका स्टैंडर्ड है, मानक। इसी प्रकार से मान लीजिए हम नाप रहे हैं एनर्जी, 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर, वो कितना होता है फिजिकली, वो फिक्स किया गया है, वो इसका स्टैंडर्ड है। फ्रिक्वेंसी नाप रहे हैं हम, आवृत्ति, तो 1 हर्ट्ज एक्चुअल में कितना होता है, वो वही जो है इसका स्टैंडर्ड है। उसका फिजिकल जो हम रिप्रेजेंटेशन किए होंगे कि 1 हर्ट्ज वास्तव में होता कितना है, तो वही इसका मानक है। इसी प्रकार से कई राशि, कोई भी राशि हो सकती है, मान लीजिए 1 सेकंड, 1 सेकंड जो है इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वही इसका स्टैंडर्ड है। तो ये मानक जो होते हैं क्या हैं, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं उसका भौतिक निरूपण होता है। इसी के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं, समय नापेंगे तो इसी के साथ में कंपैरिजन करेंगे, वोल्टेज नापेंगे तो इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, करंट नापेंगे तो इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, पावर नापेंगे इसके साथ में, आयतन नापेंगे तो इसके साथ में, वेट नापेंगे तो इसके साथ में। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय मानक; प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राथमिक मानक; सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, द्वितीयक मानक; एंड वर्किंग स्टैंडर्ड्स, कार्यकारी मानक। ये मुख्यतः 4 प्रकार के मानक हैं, होते हैं। और ये जो चारों प्रकार के मानक हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर बनाए गए हैं। These standards are designed, fabricated on the basis of international agreements। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पे, उनके आधार पे बनाए गए हैं। विश्व के वैज्ञानिक एकजुट होकर के आपसी सहमति से इन मानकों को निर्धारित किए हुए हैं, और ये कहाँ रखे गए हैं, फ्रांस के पेरिस शहर में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर रखे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रयोगशाला में, वहाँ पे ये रखे गए हैं। ये आम इंसान के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं ये मानक। इनके साथ कंपैरिजन हम नहीं करते हैं। इंडिविजुअल्स या कॉमन व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति जो है, कॉमन इंडिविजुअल्स, दे डोंट यूज़ देम बिकॉज दे आर नॉट एक्सेसिबल। उनके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं ये मानक, और ये सबसे ज़्यादा मान्य और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानक हैं दुनिया के। और ये किस आधार पे, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पे बनाए गए हैं, विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये उपलब्ध नहीं होते हैं सामान्य व्यक्तियों के लिए, ये साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा मेंटेन किए गए हैं। और विश्व के सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो मानक हैं वो यही हैं, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा दक्ष, और दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्तमान तकनीक इन्हीं में यूज होती है। यही जो है बाकी सभी मानकों के लिए ये रेफरेंस होते हैं। इसके बाद होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है नेशनल गवर्नमेंट्स की। These standards are maintained by national governments। विश्व के जो विभिन्न देश होते हैं उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं, संघीय सरकारें होती हैं, या केंद्र सरकारें जो होती हैं, ये उनको मेंटेन करती हैं।
और ये राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा मान्य, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा स्वीकृत मानक होते हैं और ये राष्ट्रीय सरकारों द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ये भी कॉमन इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, आम इंसान इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का। इनको राष्ट्रीय सरकारें मेंटेन करती हैं और राष्ट्रीय सरकारें इनको किस लिए मेंटेन करती हैं, जिससे कि उस देश में बाकी जो मानक हैं वो इनके साथ में आवश्यकता पड़ने पर कंपैरिजन कर सकें। ये मानक राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा स्वीकृत, विश्वसनीय और सबसे दक्ष होते हैं। इसके बाद ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ये आम इंसान के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, ये राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अपने अपने देश में मेंटेन की जाती हैं। These standards are maintained by respective governments in their respective country. फेडरल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जिसको हिंदी में केंद्र सरकार कहते हैं या संघीय सरकार कहते हैं। तीसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। These standards are maintained by इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज औद्योगिक घराने जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को। ये देश के विभिन्न भागों में विभिन्न औद्योगिक घरानों द्वारा ये इनको मेंटेन किया जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। ये भी बहुत विश्वसनीय होते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कार्यकारी मानक जो होते हैं, इनको इन्हीं के साथ में अंशमापन या चेक किया जाता है या कैलिब्रेट कराया जाता है। इन्हीं के साथ में इनको चेक किया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट सही हैं कि नहीं हैं। इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। दीज स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय इंडस्ट्रियल हाउसेस अक्रॉस द कंट्री। औद्योगिक घरानों द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद चौथा जो स्टैंडर्ड होता है उसको कहते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड या कार्यकारी मानक। यही जो हैं विभिन्न भागों में, देश में, प्रदेश में वास्तव में मानक यही हैं जो उपलब्ध होते हैं। दीज आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स को या व्यक्तिगत रूप से उपयोग के लिए या मानक जो जिनके साथ में हम इंस्ट्रूमेंट्स को अपने कैलिब्रेट कराते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड्स। और यही उपलब्ध होते हैं जिनके साथ में हम अपने लेबोरेटरीज़ में जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो स्टैंडर्ड इन्हीं के साथ में कैलिब्रेट होते हैं। लैब में जो हम उपकरण कैलिब्रेट कराते हैं या चेक कराते हैं उनको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड्स। वो जो स्टैंडर्ड्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इनके साथ में कैलिब्रेट होते हैं, चेक होते हैं, इनके साथ में उनकी तुलना की जाती है। सो दीज स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द कॉमन इंडिविजुअल्स। दीज आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर यूज़, इसीलिए इनका नाम है वर्किंग स्टैंडर्ड। इन्हीं का उपयोग होता है जो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट चेक करने के लिए जो मानक बनाए जाते हैं इन्हीं से उनको हम कंपेयर कराते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ में। सो स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्यू आर नॉट अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड दिस इज़ अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स। ये औद्योगिक घराने मेंटेन करते हैं, ये राष्ट्रीय सरकारें मेंटेन करती हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैज्ञानिकों की आपसी सहमति के आधार पे इनको बनाया गया है। तो ये होते हैं मानक। ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मानक जो होते हैं उन्हीं से हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जिस राशि को मीजर करते हैं। इसके बाद है एरर्स, त्रुटियां। मेजरमेंट जो होता है उसमें त्रुटियां होती हैं। मेजरमेंट के दौरान त्रुटियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। एरर क्या है? कोई भी राशि होती है तो उस राशि का एक होता है रियल मान, रियल वैल्यू जिसको हम नाप रहे हैं। रियल वैल्यू या इसको कह सकते हैं ट्रू वैल्यू।
या इसको कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो ये उस राशि का वास्तविक मान होता है। तो वास्तविक मान जो है जरूरी नहीं है कि नापा गया जो मान है वो वास्तविक मान के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल इस मीटर से हमने कोई करंट नापी, इस तार में कोई करंट बह रही है, मान लीजिए करंट बह रही है 8 एम्पियर, और इस अमीटर से हमने नापा इस करंट को, तो अमीटर ने बताया 7.9 एम्पियर। तो क्या मीटर ने रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू को नापा? नहीं नापा। तो इसमें एरर आ गया। कितना एरर आ गया? 8 माइनस 7.9 इक्वल टू 0.1। ये है एरर, इसको बोलते हैं त्रुटि। या हो सकता है कि ये मीटर 8 एम्पियर की जगह पे रीड करे 8.1, 8.1 एम्पियर रीड कर सकता है यह मीटर। तो भी एरर है। कितना एरर है? इस बार भी 0.1 का है। तो एक बार एरर पॉजिटिव है, एक बार एरर नेगेटिव है, एक बार ज़्यादा पढ़ा, एक बार कम पढ़ा। तो इसको बोलते हैं एरर। अगर इसने अमीटर ने उतना ही पढ़ा जो रियल वैल्यू है, जैसे रियल वैल्यू इसमें कितनी करंट बह रही है वास्तव में 8 एम्पियर, अमीटर ने रीड किया 8 एम्पियर अगर, तो इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज़ नो एरर इन द मेजरमेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, विभिन्न कारणों से नापी गई जो वैल्यू होती है वो वास्तविक वैल्यू या रियल वैल्यू से थोड़ा सा अलग हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। तो जो डेविएशन होता है या जो विचलन होता है या जो चेंज परिवर्तन होता है वास्तविक वैल्यू से या रियल वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से, उसको हम कहते हैं एरर, त्रुटि। तो त्रुटि जो है उसका पता होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमने गलत मेजरमेंट किया तो आगे का जो भी हमारा एक्शन होगा वो सब त्रुटिपूर्ण होगा। एक्शन जो होगा हमारा वो भी, उसमें भी एरर होगा, बिकॉज आवर मेजरमेंट is not accurate, there is error in the measurement, so our action is also faulty। हम एनर्जी मीटर से नापते हैं यूनिट, और यूनिट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं बिल, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कैलकुलेट होता है यूनिट से। अगर हमारा एनर्जी मीटर गलत यूनिट रिकॉर्ड किया, मान लीजिए 100 यूनिट उसने रिकॉर्ड किया जबकि खपत एक्चुअल में हुई है 90 यूनिट, तो क्या हुआ? यहाँ एरर हो गई, 10 यूनिट ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो बिल जो कैलकुलेट करेंगे इसमें हम गुणा करेंगे पर यूनिट से, तो वो बिल जो है वो गलत आएगा, फॉल्टी। तो ये मेजरमेंट, इसलिए इसमें त्रुटि जानना आवश्यक है, बिकॉज आवर फर्दर एक्शन डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट, एंड इफ we don't know what is the quantum or amount of error, then our further action is prone to faulty, or we take wrong action। तो एरर का पता होना आवश्यक है, और ये पता होना आवश्यक है कि एरर कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ एरर्स या टाइप्स ऑफ एरर्स कह सकते हैं, कि मेजरमेंट में कहाँ कहाँ से एरर हो सकती हैं, कैसे कैसे एरर आ सकती है, त्रुटि कैसे कैसे हो सकती है मेजरमेंट में, ये जानना आवश्यक है। कहाँ कहाँ से हो सकती है? तो मेजरमेंट में मुख्यतः, वैसे और भी एरर होती हैं, यही यही एरर नहीं है, देयर आर फ्यू मोर एरर्स, बट ब्रॉडली 3 प्रकार की एरर होती हैं। पहला होता है ग्रॉस एरर, दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा होता है रैंडम एरर। ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर को भी फर्दर 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल जो एरर है उसको भी 3 तरह से विभाजित किया जाता है। पहला, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट, मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इससे भी एरर हो सकती है। तीसरा होता है लोडिंग इफेक्ट, इससे भी एरर हो सकती है। इनके बारे में अब हम बात करेंगे डिटेल में, सभी एरर के बारे में, क्योंकि एरर तभी दूर होगी जब आपको एरर के स्रोत पता हों।
व्हाट आर दी काजेज ऑफ एरर या टाइप्स ऑफ एरर, कहाँ कहाँ से एरर मेजरमेंट में हो सकती है। अगर आपको पता है तो आप एरर को दूर करने के लिए एक्शन ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से एरर हो सकती है। हम बात कर चुके हैं ग्रास एरर। दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर। हमने बताया सिस्टमैटिक एरर फर्दर 3 प्रकार की होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। सिस्टमैटिक एरर को क्यूमुलेटिव एरर भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी 3 प्रकार की होती हैं, इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट, इससे हो सकता है, मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इससे हो सकता है, और लोडिंग इफेक्ट इससे हो सकता है। इसके बाद तीसरा एरर है रैंडम। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। लेट अस डिस्कस वन एरर एट वन टाइम। एरर जो है त्रुटि कैसे कैसे हो सकती है, कहाँ कहाँ से हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है। पहला हम बात कर रहे थे ग्रॉस एरर, इसके बारे में पहले बात करते हैं। ग्रॉस एरर, देखिए ग्रॉस एरर का संबंध इंस्ट्रूमेंट से नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ने तो सही बताया है, बट दिस एरर इज बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वर्स मिस्टेक। ऑब्जर्वर्स नेग्लिजेंस कह सकते हैं, नेग्लिजेंस, लैक्सिटी या लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन। ऑब्जर्वर मतलब ह्यूमन बीइंग। इंसान जो रीडिंग ले रहा है, जो वैल्यू रीड कर रहा है, ये जिम्मेदार होता है इस एरर के लिए। इंस्ट्रूमेंट कोई जिम्मेदार नहीं होता है किसी प्रकार से, इंस्ट्रूमेंट का कोई फॉल्ट नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फॉल्टी, इंस्ट्रूमेंट हैज गिवन एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दिस साइड, इंस्ट्रूमेंट साइड। ग्रॉस एरर इज ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस और ऑब्जर्वर्स नेग्लिजेंस और लैक्सिटी और लैक ऑफ अटेंशन। ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से, या रीडिंग लेने वाले व्यक्ति, या जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन ले रहा है, या जो इंसान ले रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, उसकी लापरवाही से, या उसके ध्यान भंग होने की वजह से, या उसके चूक की वजह से जो एरर आती है उसको कहते हैं ग्रॉस एरर। इस एरर को जिम्मेदारी केवल ऑब्जर्वर की होती है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जिम्मेदार नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑब्जर्वर ने 31.6 की जगह पे रीड कर लिया 21.6, रीड कर लिया, जबकि 31.6 है एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्वर ने रीड कर लिया 21.6। रीड करते समय उसका ध्यान कहीं और था और उसने गलती से ये रीड कर लिया, तो ये हो गया एरर। देयर इज एरर, एक्चुअल वैल्यू ये है, ऑब्जर्वर ने गलती से जल्दबाजी में या ध्यान कहीं और था उसका, उसने रीड कर लिया 21.6, सो देयर इज एरर। तो ये एरर है ग्रॉस एरर ड्यू टू नेग्लिजेंस, ऑब्जर्वर की नेग्लिजेंस की वजह से। या ऑब्जर्वर ने क्या किया कि रीड सही किया, मान लीजिए 23.4 लिखा है, 23.4 वैल्यू रीड किया और नोट करते समय उसने गलती से 24.3 नोट कर दिया, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। तो ये क्या होगा, इससे आ जाएगी एरर। तो ये होती है ग्रॉस एरर। इट इज ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द ऑब्जर्वर और द पर्सन हु इज टेकिंग रीडिंग। तो ग्रॉस एरर के लिए इंस्ट्रूमेंट जिम्मेदार नहीं होता है, ऑब्जर्वर जिम्मेदार होता है। इसको दूर कैसे कर सकते हैं, इसको दूर करने का सबसे सिंपल तरीका है यू टेक मल्टीपल रीडिंग्स। मल्टीपल रीडिंग्स का मतलब एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन बार बार लेंगे तो ये एरर पकड़ में आ जाएगी और दूर हो जाएगी। और प्रेफरेबली मल्टीपल रीडिंग लीजिए, और बेहतर होगा कि मल्टीपल ऑब्जर्वर।
मैनी ऑब्जर्वर, एक व्यक्ति वही गलती करेगा, कोई गलती कर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति होगा तो वही गलती रिपीट नहीं करेगा। तो ऑब्जर्वर बदल दीजिए, 2 ऑब्जर्वर से कराइए रीडिंग, 3 ऑब्जर्वर से कराइए रीडिंग, तो ये जो ग्रॉस एरर है ये ख़त्म हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगी, ये एरर दूर हो जाएगी। तो ये होता है ग्रॉस एरर। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ग्रॉस एरर ये कोई एरर है नहीं एक्चुअल में, ये एरर जनरेट की गई है ऑब्जर्वर के द्वारा। ऑब्जर्वर जनरेटेड एरर इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एरर तो थी ही नहीं, ये रीडिंग लेते समय ध्यान भंग की वजह से हो गया है, या कैलकुलेट भी गलत कर दिया अगर व्यक्ति ने तो भी ग्रॉस एरर आ जाएगी। कैलकुलेट किया उसने, खाने पढ़े 4 और उसने लिस्ट काउंट पढ़ा 1, और गुणा करते समय उसने कुछ गुणा भाग में गड़बड़ कर दिया वैल्यू में और वो आ गई गलत वैल्यू, तो उससे भी एरर आ सकती है, ग्रॉस एरर। दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर। इस एरर का संबंध अधिकांशतः इंस्ट्रूमेंट से होता है, इंस्ट्रूमेंट से और ऑब्जर्वेशन के दौरान होता है। तो सिस्टमैटिक एरर जो है 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी एंड सी। पहले बात करेंगे ए, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर इज एसोसिएटेड विथ इंस्ट्रूमेंट। ये एरर का संबंध किससे है? इंस्ट्रूमेंट से है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है इसके बारे में बात करते हैं। हमने अभी बताया दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इसमें ए, बी एंड सी। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है ये, इसका संबंध किससे है? इससे, इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहाँ पैदा होती है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पैदा होती है। कैसे? ये पैदा होती है 3 तरीके से, 1, 2 एंड 3। इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट, इसको जानते हैं ये क्या है। इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई कमी हो सकती है। शॉर्ट कमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है देखिए उसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखिए मूविंग पार्ट होता है, ये मूव करता है। तो मूविंग पार्ट होता है, यहाँ नीचे ये पिवोट होता है, बियरिंग, ऊपर पिवोट होता है, बियरिंग होता है। तो यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है, बढ़ जाए, यूज करते करते यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन बढ़ सकता है। तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एरर आएगा। ये पॉइंटर जितना जाना चाहिए दूर तक वहाँ नहीं जाएगा, पहले ही रुक जाएगा यहीं तक। तो एरर आ गया, मेजरमेंट में जाना चाहिए था 4 तक, रुक गया 2 ही पे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया मूवमेंट में, यहाँ फ्रिक्शन बढ़ गया। तो ये हो गया इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स पैदा हो गई इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और भी इसमें पार्ट यूज होते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट यूज हुआ है। मैग्नेट, मैग्नेट हो सकता है कि धीरे धीरे, परमानेंट मैग्नेट है, वीक हो जाएगा, स्लोली स्लोली वीक होगा। वीक होगा तो क्या करेगा? मैग्नेट वीक होगा तो टार्क जितना इसमें पहले लग रहा था, शुरू शुरू में जब इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था तो इसमें टार्क पैदा हो रहा था ज़्यादा, तो ये जा रहा था दूर तक। मैग्नेट जब कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट, तो जो टार्क पैदा होगा वो, पहले टार्क पैदा हो रहा था टाउ D1, अब टार्क पैदा होगा इस पे कितना? टाउ D2। अब जो टार्क पैदा होगा टाउ D2 ये कम पैदा होगा, इट इज लेस देन टाउ D1। तो टार्क कम पैदा होगा तो ये दूर तक नहीं जाएगा, कम दूर तक जाएगा। यानी शुरू में जब इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, मैग्नेट तगड़ा था तो ये दूर तक जाता था, 4 तक, क्योंकि पहले टार्क ज़्यादा लग रहा था, टाउ D1। बाद में मैग्नेट कम होने की वजह से इसमें टार्क कम लगने लगा। टार्क कम लगने लगा, कितना हो गया? टाउ D2। ये कम हो गया, क्यों? चुंबकत्व तो कमज़ोर हो गया, परमानेंट मैग्नेट इसमें कमज़ोर हो गया।
तो ये कम दूरी तक जाएगा, तो इससे क्या हो गया, एरर आ गया मेजरमेंट में, देयर इज एरर, इसको कहते हैं इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट। और देखिए इसमें और भी पार्ट्स हैं जहाँ पे कमियां आ सकती हैं समय के साथ साथ, जैसे कि यहाँ स्प्रिंग यूज किया है। स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं हम आपको डिस्कस करेंगे कभी। स्प्रिंग इसमें देता है कंट्रोलिंग टार्क, जो इसको वापस इधर खींचता है और ये डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से उधर जाता है, जहाँ दोनों टार्क बैलेंस होते हैं वहीं रुक जाता है। तो स्प्रिंग धीरे धीरे लूज हो जाएगी यूज करते करते, बाद में स्प्रिंग जो है उसका इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो कंट्रोलिंग टार्क कम देगा। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क कम देगा तो क्या होगा, तो कंट्रोलिंग टार्क इधर को काम करता है, मैं आपको बता चुका हूँ, डिफ्लेक्टिंग टार्क इधर को काम करता है जो इसको ले जाता है उधर, कंट्रोलिंग टार्क इधर को काम करता है। जब स्प्रिंग कमज़ोर होगा तो कंट्रोलिंग टार्क जो होगा बाद में वो हो जाएगा लेस, कंट्रोलिंग टार्क कम हो जाएगा, तो इसको जो यहाँ रोक रहा था ले जा करके, मान लीजिए 4 पे रोक रहा था, 4 पे क्यों रुक रहा था, क्योंकि 4 पे जब ये पहुँच रहा था तो दोनों टार्क बराबर हो रहे थे, डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क दोनों यहाँ बराबर हो रहे थे। लेकिन जब बाद में स्प्रिंग कमज़ोर हो जाएगी, कंट्रोलिंग टार्क कम हो जाएगा, तो कहाँ बराबर होंगे फिर, ये 5 पे बराबर होंगे, कम हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है 5 पे ही, तो ज़्यादा रीड करेगा इंस्ट्रूमेंट, दूर तक जाएगा, तो एरर आ गया मेजरमेंट में। या हो सकता है कि अन्य कोई पार्ट जो है उसमें भी समय के साथ साथ यूज करते करते प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसकी वजह से जो एरर आती है उसको कहते हैं इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट। इसको दूर करने का तरीका क्या है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी एंड सी, 1 2 3, इसको दूर करने का ये तरीका है कि आप बीच बीच में इसको रेगुलर चेक करवाइए, उसको कहते हैं कैलिब्रेशन कराना, कैलिब्रेशन जिसके बारे में बात करेंगे। रेगुलर कैलिब्रेट कराते रहेंगे तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कमी होगी वो पकड़ में आ जाएगी, बीच बीच में चेक कराते रहिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो सही है उसके साथ में चेक कराइए, वही राशि को उससे नापिए, इससे भी नापिए, अगर ये उतना ही बताएगा तो सही है, या कम ज़्यादा बताएगा तो गलत है। तो ये है कैलिब्रेशन, उसकी उसको उससे दूर करने का तरीका है। हम यहाँ आ गए हैं, ये हो गया, ये अब ड्यू टू मिसयूज। मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट सही है, इंस्ट्रूमेंट इज ओके, इंस्ट्रूमेंट इज ओके, बट ऑब्जर्वर इज नॉट वेल ट्रेंड, ऑब्जर्वर इज नॉट वेल ट्रेंड, मतलब कि ऑब्जर्वर को पता ही नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज किया जाएगा सही से, हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, ऑब्जर्वर डज नॉट नो। इंस्ट्रूमेंट ने कोई गलती नहीं की, इंस्ट्रूमेंट ने सही बताया, अब मल्टीमीटर सही है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो जो जानता नहीं है कैसे यूज करना है इसको सही से। फॉर एग्जाम्पल कि ऑब्जर्वर ने क्या किया, मल्टीमीटर सही किया, ये यहाँ लगा दिया सब कुछ, लेकिन उसको पता नहीं है कि लीड जो है कैसे टच कराई जाती है, लीड जो है कैसे टच कराई जाती है, यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है, तो मेटल में ले जा करके लीड का जो टिप होता है उसको टच कराते हैं तो कांटेक्ट सही बनता है। एक व्यक्ति है जिसको पता नहीं है, वो ले जा करके उसमें लीड में ना, उसमें मेटल में टच ना करा करके बीच में ही ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बना। तो कांटेक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा कि रजिस्टेंस यहाँ जुड़ जाएगा, तो वैल्यू जो आएगी गलत आएगी। तो ये क्या है, मिसयूज हो गया। अगर यही इंस्ट्रूमेंट को कोई अच्छा व्यक्ति जो ट्रेंड हो, जो जानता हो कि कैसे नापते हैं, वो ले जाएगा तो मेटल में इसको टच कराएगा, मेटेलिक पार्ट इसमें, और रजिस्टेंस जो हमने बताया कि कांटेक्ट रजिस्टेंस आएगा या तो वो नहीं आएगा, तो मल्टीमीटर सही बताएगा। इसी प्रकार से ऑब्जर्वर ने मान लीजिए ट्रेंड नहीं है तो क्या किया, ये नहीं चेक किया कि ये पॉइंटर शुरुआत में 0 पे है या माइनस पे जाके माइनस निगेटिव है, या पहले से ही ये 10 वाट बता रहा है बिना सप्लाई दिए ही, पहले से ही 10 वाट बता रहा है, तो ऑन करेंगे तो अगर वैल्यू 100 वाट है तो वो जुड़ जाएगा 10 वाट, तो कितना दे देगा वैल्यू, 110 वाट।
क्योंकि ऑब्जर्वर को पता नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि इसको जीरो वैल्यू सेट करना पड़ता है, पहले जीरो वैल्यू पे, ये जीरो वैल्यू पे सेट कर लीजिए, उसके बाद शुरू करिए रीडिंग, तो जो है ये सही वैल्यू देगा। तो ये होता है, इसको कहते हैं मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ऑब्जर्वर इज नॉट वेल ट्रेंड, ही डोंट नो हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जर्वर को मालूम नहीं है कि इसको इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, तो वो उससे एरर आ जाती है, जबकि इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सही बता रहा है। इसके बाद कभी कभी इसमें एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग पावर कह सकते हैं। रीडिंग लिया ऑब्जर्वर ने, यहाँ ले लिया, मान लीजिए 300 बता रहा है, 300 लिया और बस वही मान लिया वाट, जबकि इसमें मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, वो कैलकुलेट होता है यम, उससे गुणा करना पड़ता है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ यम से गुणा करने के बाद में आता है वाट। ये सीधा वैल्यू नहीं देता है डायरेक्ट कि ये वाट बताएगा सीधा। तो ये क्या है, मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जर्वर इज नॉट वेल ट्रेंड, ऑब्जर्वर अच्छे से प्रशिक्षित नहीं है, उसको मालूम नहीं है इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करते हैं ठीक से, जबकि इंस्ट्रूमेंट का कोई दोष नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सही है। इसकी वजह से जो त्रुटि आती है, एरर आती है, दिस एरर इज कॉल्ड, ये सिस्टमैटिक एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर का ये एरर है मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मिस यूज हो रहा है, नॉट प्रॉपर यूज, सही से यूज नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वर अच्छे से ट्रेंड नहीं है उसकी वजह से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑब्जर्वर शुड बी वेल ट्रेंड, वेल ट्रेंड, उसको बताइए, अच्छे से समझाइए कि कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, तो ये एरर दूर हो जाएगी, तो ये एरर दूर हो जाती है इस तरह से। तीसरा होता है इसके बाद देखिए लोडिंग इफेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक होता है लोडिंग इफेक्ट, इसको समझिए। इसमें ऑब्जर्वर भी ट्रेंड है, सब कुछ सही है, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, हम यहाँ तक आ चुके हैं, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर ट्रेंड है, सब कुछ सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पे अनजाने में ये एरर पैदा हो जाती है गलत चॉइस की वजह से। जैसे कि ये मान लीजिए बहुत हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है R2, R2 का मान कितना है, R2 का मान है 10 मेगा ओम। इसके क्रॉस वोल्टेज नाप रहे हैं हम इस वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, ये भी 10 मेगा ओम है। आपको पता होगा कि आइडियली जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, आइडियली, लेकिन इनफाइनाइट रहेगा तो वोल्टमीटर वर्क ही नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे, क्योंकि करंट नहीं जाएगी तो टार्क ही नहीं पैदा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, प्रैक्टिकली इट शुड बी वेरी हाई, प्रैक्टिकली इसका मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कई मेगा ओम, और ख़ास करके जो रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस वोल्टेज नाप रहे हैं उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि देखो दोनों का रेजिस्टेंस कंपेरेबल है, कंपेरेबल क्या है, बराबर है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस और जिसका नाप रहे हैं वोल्टेज उसका भी रेजिस्टेंस बराबर है। अगर वोल्टमीटर ना होता तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होता, मान लीजिए करंट है इसमें I1, तो इसमें भी करंट I1 होती, तो यहाँ ड्रॉप कितना होता, यहाँ ड्रॉप होता कितना, 10 मेगा ओम इंटू I1, इतना ड्रॉप होता, और यही नापता वोल्ट, यही यहाँ पे वोल्टेज होता, वोल्टेज ड्रॉप कितना होता, इतना। लेकिन ये वोल्टमीटर लगा देने से क्या होगा, अब ये करंट I1 ना रहेगी, कुछ करंट चली जाएगी इधर, मान लीजिए इधर करंट चली गई I करंट चली गई वोल्टमीटर की तरफ से, तो अब कितनी करंट गई इधर रेजिस्टेंस में, अब जो करंट गई रेजिस्टेंस में वो गई I1 माइनस I, अब रेजिस्टेंस में करंट जो है चेंज हो गई, I1 माइनस I गई, तो अब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, अब वोल्टेज ड्रॉप होगा
मान लीजिए पहले बी था, अब बी डैश हो गया, तो वो रजिस्टेंस तो उतना ही है 10 मेगा ओम, लेकिन करंट हो गई आई वन माइनस आई। तो ये वोल्टेज जो है चेंज हो गया यहाँ पे देखिए, क्यों? इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट क्या है इसकी, इसमें कभी कभी वोल्टमीटर का रजिस्टेंस और जिसका वो वोल्टेज नाप रहा है उसका रजिस्टेंस कभी कभी कंपेरेबल हो जाते हैं, मतलब बहुत अंतर नहीं रह जाता है, तो बहुत सी करंट वोल्टमीटर की तरफ से जाने लगती है। उससे क्या होता है कि जिस रजिस्टेंस में वो वोल्टमीटर नाप रहा होता है वोल्टेज, उसमें जाने वाली करंट जो है उसका मान बहुत परिवर्तित हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा परिवर्तन होता तो ज़्यादा फर्क ना पड़ता इस वोल्टेज पे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर परिवर्तन हो जाएगा करंट पे तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए बराबर है तो आधी करंट इधर से चली जाएगी, आई का मान कितना होगा, आई वन अपॉन टू हो जाएगा। आई वन अपॉन टू हो जाएगा तो अब करंट कितनी जाएगी इधर, अब जाएगी आई वन अपॉन टू, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा दिस इंटू आई वन अपॉन टू, यानी पहले का आधा हो जाएगा 5 मेगा ओम इंटू आई वन। तो पहले अगर यहाँ वोल्टेज था 10 वोल्ट, तो इसको लगाने से अब कितना वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्टमीटर गया था वोल्टेज नापने, वो 5 वोल्ट कर दिया 10 वोल्ट को, 10 वोल्ट था पहले, उसको ये नापते नापते 5 वोल्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि इधर से करंट जो है शंट हो गई, बाईपास हो गई। तो इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो इसको वोल्टमीटर के मेजरमेंट के दौरान जो इफेक्ट इसका आया मेजरमेंट पे, यही कहलाता है लोडिंग इफेक्ट। तो ये इससे एरर आ गया इंस्ट्रूमेंट में, मेजरमेंट में एरर आ गया, इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं आया। इंस्ट्रूमेंट इज ओके, सब कुछ ओके है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन ऐसा हो गया, इसके साथ में कम्बिनेशन ऐसा हो गया कि मेजरमेंट में एरर आ गई। इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने का तरीका है कि अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो इसको यूज करिए, और हाई रेजिस्टेंस 100 मेगा ओम वाला, बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिसका वोल्टेज ये नाप रहा है उसकी तुलना में वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब ये एरर नहीं आएगा लोडिंग इफेक्ट वाला, अदरवाइज ये एरर आएगा। इसके बाद फिर अगला जो है, कहाँ तक आ गए हैं हम लोग, 1 2 3 ए बी एंड सी, 1 2 3। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, सभी डिस्कस कर लिया। अब इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर क्या है? इन्वायरमेंटल एरर का संबंध है कि जिस इन्वायरमेंट में हम इंस्ट्रूमेंट को बनाए हैं काम करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है एक निश्चित इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर ये कम से कम फिक्स रहता है। टेम्परेचर मान लीजिए लिखा हुआ है 35 डिग्री, प्रेशर फिक्स है समथिंग पी है, तो उस टेम्परेचर और उस प्रेशर में हम इसको यूज करेंगे तो इसके जो पार्ट्स बनाए गए हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, क्योंकि हमने इनके पार्ट्स को जो है इनका परफॉर्मेंस कितने तापमान पे और कितने प्रेशर पे कैलकुलेट करके मान के लगाया है इतने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जाने या अनजाने में हम जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, बहुत सी दशाएं हैं जो इंस्ट्रूमेंट के बाहर चेंज हो जाती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एक्सेलरेशन, डस्ट, मॉइस्चर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब प्रभावित करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो इससे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है एरर, तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। ड्यू टू इन्वायरमेंट इन विच दिस इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग, जिस वातावरण में काम करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है वो वातावरण ना रह करके वातावरण चेंज हो गया, तापमान पहुंच गया है मान लीजिए 50 डिग्री या 100 या 70 डिग्री, और प्रेशर बढ़ गया है या प्रेशर घट गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ घट गई है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है वो प्रभावित करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है वो प्रभावित करेगा। तो क्या प्रभाव पड़ते हैं देखिए, अगर तापमान बढ़ जाएगा तो इसमें लगा है स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या करेगा, लूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग टार्क कम देगा, फिर ये दूर तक जाएगा।
कंट्रोलिंग टार्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लूज होने से, स्प्रिंग लूज होने से कंट्रोलिंग टार्क कम हो जाएगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। अगर तापमान इसके उल्टा होगा तो असर उल्टा होगा, जैसे तापमान कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो कंट्रोलिंग टार्क बढ़ जाएगा क्योंकि स्प्रिंग टाइट हो जाएगी, स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ जाएगा, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। तो कंट्रोलिंग टार्क बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग टार्क ज़्यादा लगेगा तो ये कम दूरी तक जाएगा, पहले ही रोक देगा। और तापमान का प्रभाव कहाँ पड़ता है, इसमें लगी रहती है कॉइल। कॉइल होता है, कॉइल उसमें रेजिस्टेंस होता है, आप जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इम्पीडेंस चेंज होगा, और इम्पीडेंस चेंज होगा तो इसमें जाने वाली जो करंट है इंस्ट्रूमेंट में वो चेंज हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट की करंट चेंज हो जाएगी तो टार्क चेंज हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क। और इंस्ट्रूमेंट में देखिए करंट चेंज हो जाएगी, डिफ्लेक्टिंग टार्क चेंज हो जाएगा तो ये दूर तक कम जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि तापमान बढ़ा कि घटा। तो ये तापमान का प्रभाव होता है। इसी तरह से प्रेशर की वजह से भी स्प्रिंग की इलास्टिसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, तो उससे कंट्रोलिंग टार्क कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका प्रभाव होगा। या वाइब्रेशन होगा तो उससे भी प्रभावित हो सकता है, वाइब्रेशन ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है इसके वैल्यू पे। या यहाँ कोई चुंबक आ गया, मैग्नेट, वो मैग्नेट क्या करेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, जिस फील्ड में ये काम कर रहा है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब कर देगा तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है और जो इसमें बाकी टार्क हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर मैं डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है कम से कम ज़रूर चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग कंट्रोल है तो कंट्रोलिंग टार्क हो सकता है चेंज ना हो, लेकिन डिफ्लेक्टिंग टार्क जरूर चेंज हो जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाएगी। इसमें कोई इसके बगल में कोई हैवी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर लाया जाए, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे ऐसे, वो इसके फील्ड को अफेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब कर देगा। इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा, जो टार्क लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। तो ये होता है इन्वायरमेंटल एरर। तो इन्वायरमेंटल एरर क्या होती हैं, ड्यू टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जिसमें रखा है, तो इसको दूर करने का क्या तरीका है, इन्वायरमेंटल एरर को दूर करने का तरीका क्या है कि जो परिस्थितियां लिखी गई हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंटेन करने के लिए वो मेंटेन की जाएं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको कोशिश करिए कि मैग्नेटिक शील्डिंग कर दीजिए। मैग्नेटिक शील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक शील्ड, इसको क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए। बाहर मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको बचाने के लिए इसको हम मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। अगर वाट मीटर के बगल में, अगर आप चाहते हैं कि वाट मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड का असर ना पड़े, कोई चुंबक इसको प्रभावित ना करे, कोई तार लग रहे तो उसको वो भी प्रभावित ना करे, तो इसके अंदर जो है आप लगा दीजिए मैग्नेटिक शील्ड। मैग्नेटिक शील्ड लगा दीजिए इसके अंदर, वो क्या करेगा, इसके अंदर जो बाकी पार्ट्स हैं, इस तरह के जो मूवेबल पार्ट्स होंगे, इनको प्रोटेक्ट करेगा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से, यहाँ असर नहीं जाने देगा, वो उसको क्या करेगा, बाह्य फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर जाने नहीं देगा, इसके अंदर यहाँ जाने नहीं देगा, प्रोटेक्ट करेगा, शील्डिंग करता है, इसीलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक शील्ड। तो ये तरीका है एनवायरमेंटल एरर को दूर करने का, एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन की जाएं। अगली एरर है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर जो है क्या होती है, हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ये एरर जो है देखिए कैसे पैदा होती है, इंस्ट्रूमेंट का इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फॉल्टी। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन जो होती है उसकी वजह से होती है एरर। दिस एरर इज ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग पोजीशन ऑफ द
ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब रीडिंग लेने वाला। जैसे आपने कभी कभी फील किया होगा, ये पॉइंटर होता है, ये स्केल होता है, दिस इज स्केल, ये होता है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर। तो पॉइंटर जो होता है वो मूव करता है स्केल के ऊपर और वो वैल्यू रीड करते हैं। मान लीजिए ऑब्जर्वर की आंख जो है, देखिए ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर यहाँ है, उसकी आंख, ऑब्जर्वर की आंख कहाँ होनी चाहिए, पॉइंटर के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। अगर ऊपर रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू पे जाएगा। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 250। ये करेक्ट पोजीशन है ऑब्जर्वर की। यहाँ होगा तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो है उसका जो आंख है वो सीधे पॉइंटर के ऊपर है, जस्ट ऊपर। तो उसका प्रोजेक्शन जो जाएगा, ऑब्जर्वर की आंख जो है उसका जो है प्रोजेक्शन, देखिए यहाँ पे, इस पे जो आएगा पॉइंटर का प्रोजेक्शन जस्ट उसके नीचे जाएगा, एक्चुअल वैल्यू रीड करेगा। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को, इसका पॉइंटर देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉइंटर है एक्चुअल में, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन जाएगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो यहाँ रहेगा, तो उसका जो पॉइंटर का प्रोजेक्शन होगा उसको कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। एक्चुअल में तो यहाँ पे है पॉइंटर, लेकिन ऑब्जर्वर की आंख जो है उसकी वजह से वो प्रोजेक्शन जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जाएगा तो क्या करेगा, ये इतना ज़्यादा पढ़ेगा ऑब्जर्वर, ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन। ऑब्जर्वर की गलत पोजीशन की वजह से इसका प्रोजेक्शन जाएगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा, ज़्यादा रीड करेगा। ये पढ़ेगा 251 या 252 पढ़ेगा। और यही ऑब्जर्वर अगर इस कोने होगा, पोजीशन नंबर सपोज दिस, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, 2 2 3, अगर यहाँ ऑब्जर्वर है इधर साइड में, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंटर का प्रोजेक्शन इस ऑब्जर्वर के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 250 है। ये पढ़ कितना रहा है, 249 पढ़ रहा है या 248 पढ़ रहा है, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन जो पॉइंटर का जा रहा है इस ऑब्जर्वर के लिए, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ। तो ये होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। इस वजह से जो एरर आती है इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ जाएगा, 0 पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्वर अगर इस साइड में यहाँ से देखेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ जा सकता है, कम पढ़ेगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा इस साइड से, तो उसका प्रोजेक्शन इधर जा सकता है, तो ज़्यादा पढ़ेगा, 1 पढ़ेगा। यहाँ से पढ़ेगा तो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 1 से पढ़ेगा सही वैल्यू 0, पोजीशन नंबर 2 से पढ़ेगा तो इधर जाएगा, -1 पढ़ेगा। पोजीशन नंबर 3 से पढ़ेगा तो कितना जाएगा, इधर जाएगा, +1 पढ़ेगा। सो ये है ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। इस एरर को कैसे दूर कर सकते हैं, इस एरर को दूर करने का तरीका है कि ऑब्जर्वर को कहाँ होना चाहिए, एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर के टॉप पे उसकी आंख होनी चाहिए, तभी उसका प्रोजेक्शन जाएगा एक्चुअल वैल्यू पे। तब ऑब्जर्वर जो है गलत रीड नहीं करेगा। उसकी आंख देखिए यहाँ पे कहाँ है, टॉप पे है, पॉइंटर के टॉप पे, तो वो सही वैल्यू रीड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। इस एरर को दूर करने का तरीका यही है कि ऑब्जर्वर जो है उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए, टॉप पे होनी चाहिए। ये हो गया। दिस इज ए, बी एंड सी, 1 2 एंड 3। हम यहाँ भी आ गए, ये सभी एरर हो गई, डिस्कस हो गया सब। अब ये बचा है रैंडम एरर। हमने जितने सारे एरर के बारे में बात की, उनके बावजूद भी कुछ होते हैं फैक्टर्स, वो होते हैं अननोन, ड्यू टू अननोन फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अनअकाउंटेड होते हैं, जिनको हम गणना ही नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। वो टेम्परेरी आ भी सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, और चले भी जा सकते हैं। तो उनकी वजह से जो एरर आती है उसको कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर, these errors are due to unaccounted, unknown,
फैक्टर्स विच आर नॉट कंसीडर्ड, विच आर टेम्पोरेरी इन नेचर, अल्प समय के लिए आ भी सकते हैं और ये ख़त्म भी हो सकते हैं, और ये जनरली पकड़ में नहीं आते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट में इनकी वजह से जो एरर आती है उसको कहते हैं रैंडम एरर। और ये एरर आती ही आती है थोड़ी बहुत इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट के दौरान। तो बार बार अगर हम रीडिंग लेंगे, मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे, मल्टीपल रीडिंग मतलब मेनी रीडिंग्स, तो ये रैंडम एरर पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि एक दो बार वो फैक्टर आ सकते हैं लेकिन हर बार नहीं आएंगे। तो ये रैंडम एरर है, इसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन जनरली नहीं लेते हैं। सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए, सारे सावधानियाँ रखनी चाहिए, लेकिन रैंडम एरर थोड़ा बहुत आ सकती है ड्यू टू अननोन अनअकाउंटेड रीजन्स, अज्ञात कारणों से थोड़ा बहुत ये आ सकती है एरर। लेकिन बार बार रीडिंग लेंगे तो इस एरर को हम कंसीडर कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं, दूर हो सकती है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो अगर एरर के बारे में आप जानते रहेंगे कि कौन कौन सी एरर होती है, कहाँ कहाँ से आ सकती है, कौन कौन जिम्मेदार होता है, तो उन एरर के बारे में आप बेहतर समझेंगे और उसको दूर करने के उपाय भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।